वो उसके करीब जाता है और जाकर उससे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की उसको मना करती है कि मैं यहाँ आपसे कोई बात नहीं करूँगी। तो वो इशारे से उसका नंबर मांगता है। अच्छा। लड़की उसको वेट का कहती है और आगे पीछे हो जाती है। तस्वीरें जब धुल के आई हैं तो अहमद उन तस्वीरों में जहां जहां वो लड़की खड़ी थी, हाँ। जिस चेयर पे वो लड़की बैठी थी, जिसके बराबर में वो लड़की खड़ी थी, उन तमाम जगहों से वो लड़की गायब होती है। जब घर वालों को तजस्सुस हुआ कि बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, खूब खटखटाया, लेकिन अंदर से खुला नहीं। मजबूरन इनको लॉक तोड़ के दरवाजा खोलना पड़ा। जब दरवाजा खोल के ये अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेड के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। लोगों के मना करने के बावजूद वो उस पानी में जंप मार देता है। अब जब जंप मारता है तो जो लोग उसको देख रहे थे कि इसने जंप तो मारी है, वो गया तो है मगर वापस नहीं आया। और कोई 1.5 घंटे की मसाफत के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी बाहर आती है। मर गया। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस में रख दी। अब ये सखर के लिए डेड बॉडी लेके ये ड्राइवर निकलता है। टूल बॉक्स पे हाथ जैसे ही मारता है, देखता है तो वहां स्ट्रेचर पे डेड बॉडी नहीं है। शेख साहब, बड़ा इस्त्री हुआ कुर्ता नया पहना हुआ है आपने। आप यकीनन किसी शादी से आ रहे हैं। अरे वाह यार अहमद, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी शादी की तकरीब से ही आ रहा हूँ। शादी की तकरीब से आ रहे हैं, लेकिन आप इतना तैयार होके गए, आपकी किसी ने तस्वीर भी खींची? किसी फोटोग्राफर नहीं? अभी उम्र तस्वीरें खिंचाने की कहाँ रही। लेकिन आजकल के लड़के हो भी बड़े शरारती गए। वो लड़कियों की तस्वीर खींचते हैं और लड़कों की कम खींचते हैं, और बुजुर्गों की तरफ तो देखते ही नहीं। क्या कहा तुमने? किन की तस्वीरें खींचते हैं? लड़कियों की तस्वीरें खींचते हैं। वाह 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 वाह। यानी आपकी इस बात से कि लड़कियों की तस्वीरें खींचते हैं, एक फोटोग्राफर का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ अहमद। फोटोग्राफर का किस्सा? जी हाँ। इवेंट्स वगैरह में तस्वीरें जो खींचते हैं बच्चे, आजकल बहुत चल रही है, उसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये उस जमाने की बात है कि जब ये कैमरा नया नया आया था, जो हम रील डालते हैं, उसके बाद तस्वीरें खींचते हैं, फिर वो धुलती थी उस जमाने में। रील वाले कैमरे की बात कर रहे हैं कि तस्वीरों में गैप आता है, ये 3-4 दिन लग जाएंगे, तस्वीरें धुल के आएंगी तो उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि हैंड टू माउथ हम देख सकते थे, ऐसा नहीं था। तो तस्वीरें धुलने वाले दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वो एक शादी के इवेंट्स में तस्वीरें खींच रहा है। अब तस्वीरें खींचते खींचते उसकी नजर पड़ती है एक बच्ची पर, यानी एक जवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़की पर। फोटोग्राफर की नजर पड़ती है उस लड़की पर, इवेंट में, उस शादी में एक खूबसूरत लड़की पर। तो वो ये समझ लें कि वो कैमरा उसका वहां रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वहां पे? उसकी खूबसूरती को देख के, यानी कमर से नीचे उसके बाल, ये सुराईदार गर्दन, हसीन और जमील लड़की, ये बड़ी बड़ी आंखें। तो अच्छे से अच्छा आदमी रुक जाए तो वो कैमरामैन वहीं रुक गया। पूरा इवेंट एक तरफ, उसने अपना सारा कंसंट्रेट उस लड़की पर रखा। शॉर्टकट में ये बताऊं कि वो उसके दिल को भा गई। अब ये महसूस किया उस लड़की ने कि कैमरामैन मेरी तरफ मुतवज्जो है। फिर उसने इसका रिस्पॉन्ड किया? बिल्कुल किया। उसने हल्का सा जस्टर्ड उसको दिया, उसको भी रिटर्न में उसका रिस्पॉन्स मिला। तो वो इतनी भा जाती है वो बच्ची, वो लड़की, कि वो ये समझ लें कि उसके दिमाग पे सवार हो गई। क्योंकि इंसान खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। और फिर शादियों में तो लड़कियां इतना तैयार होकर आती हैं। क्या बात है। अब वो लड़का हत्तुल इम्कान कोशिश ये कर रहा है कि मैं किसी तरीके से पता करूं कि ये किन की तरफ से है, आया कि दूल्हा वालों की तरफ से है या दुल्हन वालों की तरफ से है। बड़ी कोशिश की बेचारे ने, लेकिन नाकाम रहा। क्यों? कि वो तो खुद वहां इवेंट में गया है काम करने। वो वहां इनवाइट नहीं है, उनका मेहमान नहीं है, क्योंकि वो अजनबी लोग हैं, अजनबी लोग हैं। बहुत कोशिश की लेकिन उसका पता ना चल सका कि ये किन की तरफ से है। जब वो बेजार हो गया और थक गया तो उसने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इसका नंबर लिया जाए, लड़की का नंबर। वो उसके करीब जाता है और जाकर उससे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की उसको मना करती है कि मैं यहाँ आपसे कोई बात नहीं करूँगी। तो वो इशारे से उसका नंबर मांगता है। अच्छा। लड़की उसको वेट का कहती है और आगे पीछे हो जाती है। थोड़ी देर में किसी छोटे से बच्चे के हाथ से कोई पर्ची उस फोटोग्राफर को मिलती है। नंबर मिल गया। अब उसने जो देखा तो उसमें नंबर होता है। वो जेब में रखता है, इवेंट से फारिग होता है, घर जाता है। अब चूंकि वो उसके दिमाग पे सवार हो जाती है,
पूरी रात उसी को पूरी रात उसके तसव्वुर में है, हाँ। उसको ही सोच रहा है कि यार अब इससे दोबारा मुलाकात कैसे हो। दिन निकला, उसने उसे कॉल की, लड़की ने रिसीव किया, बात हुई, टाइमिंग डिसाइड हुई। उस लड़की ने उसे अपने घर का पता दिया और वो लड़का उसके घर चला गया। आप समझ रहे? वो लड़का उसके बताए हुए एड्रेस पर उसके घर चला जाता है। लड़की के घर चला गया। लड़की के घर चला गया। 3-4 दिन इनकी मुलाकातें रहती हैं। अब जिस पार्टी के इवेंट्स में वो लड़के ने तस्वीरें खींची थी, हाँ। वो पार्टी का उसको लड़के को फोन आता है कि भाई आपने तो हमारी एल्बम अभी तक तैयार नहीं की। हाँ, क्योंकि ये तो लड़की के साथ लगा हुआ है, ये काम यहाँ हम सब भूल गया सब। वो कहीं इवेंट में था, वो कहीं एल्बम किसी को देनी है, वो सब भूल गया उसकी मोहब्बत में। उसको अचानक याद आया कि हाँ यार, मैंने तो एल्बम भी देना है। अब वो अपने काम की तरफ आता है कि चलो मैं एल्बम कंप्लीट करता हूं। अब चूंकि तस्वीरें धुलने के लिए देनी थी, तस्वीरें दी हुई, 3 दिन का गैप गुजरा, तस्वीरें जब धुल के आई हैं तो अहमद उन तस्वीरों में जहां जहां वो लड़की खड़ी थी, हाँ। जिस चेयर पे वो लड़की बैठी थी, जिसके बराबर में वो लड़की खड़ी थी, उन तमाम जगहों से वो लड़की गायब होती है। एक सेकंड। तस्वीरों से वो लड़की गायब है, तस्वीरों में नहीं नजर आ रही। यानी अगर उस लड़के ने उस लड़की को कुर्सी पे बिठा के तस्वीर खींची है तो कुर्सी की तस्वीर है, उस लड़की की नहीं है। वो लड़की उस तस्वीर में नहीं है, कुर्सी है। अब ये जो 3-4 मुलाकातें इनकी रही हैं उस दिनों में, हाँ। उन दिनों में ये अहदो पैमा हुए, ये कस्में वादे हुए कि देखें कितना ही कुछ हो जाए, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं। कैसे छोड़ता है? कौन छोड़ता है? लेकिन उस लड़की की तो तस्वीरें कुछ आई नहीं, और इन्होंने मोहब्बत में इतना अरसा साथ भी गुजार लिया। 4 दिन 5 दिन बस। वो तो 5वें दिन रिजल्ट ये निकला कि जब तस्वीरें धुल के आई हैं तो उस लड़की की तस्वीरें नहीं है। अब इसको तजस्सुस हुआ कि यार मैंने खुद खींची है, हाँ। ये तस्वीरें इसमें ये नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? फिर उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने ये किया कि वो लड़का उस लड़की के घर जाता है। घर गया। जब वो घर गया और घर के बाहर खड़ा हुआ कि मैं इसको आवाज दूंगा, हाँ। वो देखता है कि जहां वो एक दिन पहले आके गया है, जिस घर से, हाँ। जहां वो 3 दिन पहले आके गया है, जहां पहली रात वो रुक कर गया है, हाँ। उस घर के बाहर जाले पड़े हुए हैं। और ऐसा उस वक्त नहीं था? जब वो आता जाता रहा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जब वो वहां खड़ा है तो वो दरवाजे पे जाले पड़े हुए हैं। वो इस तजस्सुस में खड़ा है कि मैं तो यहां से कल होके गया हूं, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। बराबर से कोई शख्स निकला और उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे खड़े हैं, किससे मिलना है? उसने कहा मैं यहाँ जो खातून रहती हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उस शख्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, कहीं पी के तो नहीं आ गए? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये घर तो पिछले 15 साल से बंद है। कितने साल से? 15 साल से वो घर बंद। 15 साल से वो घर बंद है। 3 दिन पहले उससे मिल कर गया है उसी घर में, उसी पॉइंट पे। फिर उस लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने क्या करना था अहमद, उसने उस नंबर पे कॉल मिलाई जिस नंबर पे उसकी बात होती रही है उस लड़की से। उसने दिया था खुद लड़की ने उसको। बिल्कुल। जब कॉल मिलाई तो नंबर बंद था। अब जब नंबर बंद था, मजीद ये सोच के परेशान हो गया कि यार नंबर भी बंद, लड़की से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अब क्या करता? वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, और ये मोहब्बत में क्या नहीं करता। तो मोबाइल कंपनी चला जाता है। अब जब मोबाइल कंपनी जाता है और उनसे कहता है कि मुझे इस नंबर के बारे में ज़रा तफसील चाहिए, मोबाइल वाले, कंपनी वाले उस नंबर को देखते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट से उसको बोलते हैं कि आप जिस नंबर के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, ये नंबर तो हमने इशू ही नहीं किया अब तक ये नंबर हमने इशू नहीं किया। फिर वो वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते कि ये नंबर इशू नहीं किया, मेरी बात होती रही है। फिर वो लड़का उस पार्टी के घर जाता है जिस इवेंट में उसने उस लड़की को देखा था। हाँ, जहाँ पहली दफा उसको देखा है कि चलो मैं उनसे कंफर्म कर लूं कि आया कि वो लड़की कौन थी। हाँ। जब उनसे कंफर्म किया तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते, हम ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते। अब
कि प्यार प्यार होता है ना, अब नौजवान बच्चे हैं, दिल दे बैठे हैं, कस्में वादे हुए, यानी एक दूसरे से मरने मराने के वादे हो गए कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, वो कह रहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और एकदम उससे कोई राब्ता ना हो। किसने अहद लिया प्यार का, लड़के ने कि लड़की ने? लड़की ने। लड़की उसने ने कहा कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप चुकी हूं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये लड़की ने कहा? लड़की ने कहा अब तुम सिर्फ मेरे हो। वही छोड़ के चली गई और वही गायब हो गई। गायब हो गई। अब जब गायब हो गई, बच्चा घर आया, यानी वो लड़का अपने घर आया। हाँ। इस दौरान सारा दिन गुजरा, रात हुई, अपने कमरे में आके अपने आप को उसने बंद किया है और बिस्तर पे आके लेटता है और सोचता है कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। वो सारा फ्लैशबैक में जाके वो सब सीन रिपीट होता है, वो मुलाकातें, वो मिलना, वो जाना, और फिर एकदम ये हो जाना कि राब्ता ना हो, वो घर जहां वो जाके मिलता रहा वहां कोई ना हो, नंबर बंद हो, तस्वीरों का ना आना। ये मतलब एक नॉर्मल सीन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने जिससे मोहब्बत की, बेसिकली उसका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद नहीं है। फिर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद कर लिया। 2 दिन उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा। जब घर वालों को तजस्सुस हुआ कि बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, खूब खटखटाया, लेकिन अंदर से खुला नहीं। मजबूरन इनको लॉक तोड़ के दरवाजा खोलना पड़ा। जब दरवाजा खोल के ये अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बेड के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, उस लड़के की लाश कि जो प्यार कर बैठा, जो फोटोग्राफर था। उसे नहीं पता था कि वो किससे दिल लगा बैठा। वो लड़के की लाश पड़ी है और कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि उस बिस्तर के ऊपर चंद चूड़ियां टूटी हुई पड़ी हैं और उसकी लाश पड़ी है, और कुछ भी नहीं। अगर वहां चूड़ियां पड़ी हुई हैं, हाँ, तो इसका मतलब उस कमरे में कोई और भी आया था। वो आया था जो उससे प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है कि वो उसको अपने साथ ही ले गया। तो ये थे फोटोग्राफर, जो तुम्हारी बात मैंने जवाब दिया कि अच्छा, ये फोटोग्राफर, मैं आपको ये बोलूँगा कि इनके साथ ज़्यादा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये तकरीब से बहुत देर में लौटते हैं। करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे इनको हो जाता है इवेंट करते वक्त। तो हो सकता है किसी ऐसी चीज़ ने इनको देखा हो और फिर बाद में इनको टारगेट किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की, उस लड़की ने डायरेक्ट टारगेट नहीं किया उस वक्त, उसने बाकायदा प्लान करके इस लड़की को टारगेट किया है। ऐसा भी तो हो सकता है। इससे ये साबित होता है कि वो लड़की जो थी, जो इसको मिली थी, वो कोई लड़की नहीं थी। वो लड़की तो नहीं थी, कंफर्म वो लड़की नहीं, क्योंकि नहीं थी। उसकी तस्वीरें ना आना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और फिर गायब हो जाना, हाँ, ये इस चीज़ के सिम्टम्स हैं कि वो कोई इंसान तो नहीं थी। हो सकता है कि उस लड़के ने अपने आप को खुद मारा हो। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। शेख साहब, आपकी स्टोरी आपको ही नहीं पता, मुझे प्लीज़ पूरी कहानियाँ सुनाया करें, पूरी कहानियाँ, क्योंकि इसमें जो ये क्यूरियोसिटी रह जाती है ना, फिर इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मैंने सुना हो। कितना अच्छा हो कि मैं वहाँ पॉइंट पे मौजूद हूँ, तो तमाम बातों से आगाही हो। मैंने यहाँ तक सुना, इसलिए तुमको आगे यहाँ तक सुनाया। इस स्टोरी का इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे क्या होना है? मर गया वो लड़का, मर गया। बिल्कुल। उस लड़की का फिर वजूद कहीं मिला? कुछ किसी को नजर आई? किसी को भी नहीं। वो जिसके लिए आई थी उसको अपने साथ ले गई। नहीं, मैं एक बात ऐसी कह रहा हूँ कि जब आपने कहानी शुरू की तो उसका एक एंड होता है। हाँ, तो एंड तो कुछ होना चाहिए ना। मेरी समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी जो बेचैनी का जो आलम है, हाँ, ये तुम्हारा डर बता रहा है। मैं डर रहा हूँ तो मैं आपसे कहानी क्लोज का पूछा। जनाब, मैं डर वर बिल्कुल नहीं रहा हूँ। और नहीं। आज आपके पास एक ही कहानी थी, तो हम इसको एपिसोड को ख़त्म करें। अभी कहाँ चल दी है? हाँ, अभी तो कहानी बाकी है। वो नहीं, मगर दूसरी जो कहानी मैं सुनाने लगा हूँ, इसका मुझे एंड भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, एंड भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चले, हो जाए फिर दूसरी। अब मैं ये समझता हूँ कि पानी का गिलास विलास अपने पास रखें, ताकि तुम्हें वक्फन से घूंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहानी कुछ इस टाइप की है। आप कहानी सुनाए शेख साहब, मैं नहीं डरता। देखो भाई, कहानी ये है अपने कराची हॉक्सबे की। हॉक्सबे कि एक नौजवान सक्खर से आया हुआ, वो हॉक्सबे घूमने के लिए जाता है। अब जब वो घूमने के लिए जाता है तो जाहिर है वहाँ सारे लड़के वड़के घूम रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं, रश होता है हॉक्सबे में, रश होता है। लेकिन चूंकि पानी चढ़ा हुआ था और जो वहाँ गार्ड हैं, लाइफ गार्ड, वो मना कर रहे हैं कि आप पानी में ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ लड़कियाँ ज़रा
होती है ना, तो वो शोभदाबाज जिसको कहेंगे। हाँ तो वो लड़के ने जो सक्खर से आया हुआ बच्चा था, उसने एक ऊंची हाइट से जंप मारी है पानी में। हाँ लोगों के मना करने के बावजूद हाँ वो उस पानी में जंप मार देता है। अब जब जंप मारता है तो जो लोग उसको देख रहे थे कि इसने जंप तो मारी है, हाँ वो गया तो है मगर वापस नहीं आया। अब जब वापस नहीं आया तो जितने भी लोग उसको देख रहे थे उसकी तरफ मुतवज्जा थे कि हाँ यार, इसने इतनी ऊंची हाइट से जंप मारी है और ये वापस नहीं आया। तो जो गार्ड, वहाँ लाइफ गार्ड होते हैं, उनको बुलाया, बोला भाई अभी लड़के ने यहाँ से जंप मारी और वो कूदा है। बोला हम तो मना कर रहे थे। बोलो उसको देखो। तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, जो जाने बचाने वाले बच्चे वहाँ होते हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस समंदर में डुबकी मारी है। हाँ। और कोई 1.5 घंटे की मसाफत के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी बाहर आती है। मर गया वो लड़का, मर गया है। मर गया। और मरने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से उसका जो आईडी कार्ड निकला वो सक्खर के एड्रेस का था। सक्खर का लड़का था, सक्खर से आया हुआ था। अब यहाँ उसका, चूंकि कराची में कौन था उसका, उसको कहाँ ढूंढते कि ये कौन है। अब उसकी डेड बॉडी उसके घर ही पहुंचाने का काम था। हाँ यहाँ उसे गुसल दिया गया, कफन अफन किया गया। अब डेड बॉडी उसके आबाई गांव यानी सक्खर लेके जाने, तो एक एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ फलाही काम करती हैं, हाँ उनमें से एक अदद एम्बुलेंस का अरेंज किया गया। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस में रख दी। अब ये सक्खर के लिए डेड बॉडी लेके ये ड्राइवर निकलता है, अकेला निकल गया। अकेला। हाँ डेड बॉडी पीछे डालता है और ये सक्खर के लिए निकल जाता है। निकल जाता है। हाईवे पे गाड़ी दाखिल होती है। हाँ गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल अब रही है। यही सोच के कि यार मैं रात में ये बॉडी वहाँ छोड़ के सुबह मुझे रिटर्न भी होना है, यही तजस्सुस में ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी रनिंग में है, हाईवे पे चली गई। दूर तक सन्नाटा, अंधेरा, गुप्त, फुहार पड़ रही है, वाइपर चल रहे हैं और ये जा रहा है। ये और डेड बॉडी साथ है। डेड बॉडी साथ में है। तो अचानक बीच हाईवे पे ब्लास्ट की आवाज आती है। अब जो ब्लास्ट की आवाज आती है तो गाड़ी लड़खड़ाती है। क्यों? कि ड्राइवर साइड का जो टायर है वो ब्लास्ट हो गया है, टायर फट गया है। इसने गाड़ी साइड में लगाई और फौरन जाके कि जी मैं जैक निकाल के स्पेयर व्हील निकालता हूँ। स्पेयर व्हील तो निकलता है लेकिन गाड़ी में जैक मौजूद नहीं है और उस आसपास कोई भी नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। फिर उसने क्या किया? वो इस तजस्सुस में खड़ा है कि अब क्या किया जाए। क्या किया जाए? अचानक उसके कांधे पर एक हाथ आता है। अब जब हाथ आता है तो ये एकदम घूमता है और वो जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है वो इससे कहता है कि माचिस है आपके पास, मैंने सिगरेट जलानी है। वहां तो आसपास कोई भी नहीं था। दूर तक कोई नहीं था, आसपास तो छोड़ो अहमद, दूर तक कोई नहीं था। ये उसको देख के घबरी में जेब में हाथ डाल के तो लाइटर निकाल के उसको देता है। अच्छा। वो शख्स सिगरेट जलाता है और उससे कहता है कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने उससे अपना मामला शेयर किया कि हाँ परेशान तो हूं, मेरा टायर ब्लास्ट हो गया है। उसने बोला परेशान ना हो, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। वो शख्स टायर की तरफ जाता है और उससे जाके कहता है कि आपके पास जैक? उसने बोला जैक तो नहीं है। बोला स्पेयर व्हील? बोला वो मैंने वो ला के रख दिया स्पेयर व्हील। बोला अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, कोई राड दे दीजिए, कोई लोहे का राड मुझे दे दें जो मुझे सपोर्ट मिल जाए। अच्छा। अब ये राड लेने के लिए गाड़ी में आया है ड्राइवर आया गाड़ी में। जब गाड़ी में आता है तो जो डेड बॉडी रखी हुई है उसके नीचे बॉक्स होता है जो टूल बॉक्स कहलाता है। हाँ। ये गाड़ी की तरफ आता है, टूल बॉक्स पे हाथ जैसे ही मारता है, देखता है तो वहां स्ट्रेचर पे डेड बॉडी नहीं है। अब ये सोचने में ही है कि ये लाश कहां है। तो अचानक इसके कंधे पे हाथ आता है और कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम मेरी मदद करोगे। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगे। 5 मिनट में वो टायर बदल देता है। 5 मिनट में टायर बदल दिया? टायर चेंज कर देता है और कहता है यार मेरे हाथ खराब हो गए। हाँ। तो तुम कोई गंदा कपड़ा गाड़ी से मुझे ला दो। अच्छा। और वो ड्राइवर कपड़ा लेने के लिए जाता है एम्बुलेंस की तरफ, एम्बुलेंस के वो दरवाजे की तरफ जहां पे कपड़ा पड़ा होता है, टूल बॉक्स के पास कोई कपड़ा हो तो वो कपड़ा लेने के लिए वहां जाता है। हाँ। कपड़ा लेके जब ये वापस उस शख्स को देता है कि हाथ साफ कर लिए जाए, वहां जाके देखता है तो वो शख्स नहीं है।
जिसने टायर लगाया वो वहां नहीं है। नहीं है। वो दौड़ के जाता है गाड़ी के अंदर की तरफ जहां स्ट्रेचर था। वो जब दौड़ के आता है तो वही शख्स जो टायर लगा रहा था वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, मरा हुआ। मरा हुआ। वो डेड बॉडी है, वो जो लेटी हुई है। तो उसने पहले उस शख्स को देखा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उस शख्स ने उसको देखा नहीं था कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये उसको उस वक्त पहचाना कि ये तो मेरा टायर लगा रहा था अभी, और ये यहां लेटा हुआ है। अब ये जितनी भी अरबी इसको आती थी उसने सारी पढ़ दी। तो जब उसको पता लग गया कि ये जो मेरा टायर लगा रहा था ये एक डेड बॉडी थी, बिल्कुल। तो ये शख्स भागा नहीं निकल के एम्बुलेंस वाला? भागना नहीं था उसको, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज है अहमद। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी क्या? कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप भी मेरी मदद करेंगे। उसकी मदद क्या? उसकी मदद ये थी कि उसका जनाजा उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए, ये उसकी मदद थी। हाँ, क्योंकि वो तो अकेला डूबा था, उसके साथ था कोई नहीं। कोई नहीं। और मैं इस कहानी को समझ गया हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसने अपनी डेड बॉडी अपने घर वालों तक पहुंचानी थी बिल्कुल और बीच में टायर पंचर हो गया। बिल्कुल हुआ। तो और अगर कोई टायर पंचर लगाने वाला ना आता हाँ, तो उसकी डेड बॉडी वहीं रोड पे रह जाती, बिल्कुल रह या जाती। खराब हो जाती, बिल्कुल हो जाती, बदबू तो छोड़ उसने देती। बदबू छोड़ जाती। तो उसने इसीलिए टायर लगाया और दोबारा आगे लेट गया, हाँ। ताकि मैं अपनी जगह पर अपने मकाम तक पहुंच सकूं। अपने घर वालों तक पहुंच सके उसकी डेड बिल्कुल बॉडी। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो इससे हमें यार कितनी, और ये भी है कि एम्बुलेंस वाले को बात याद रह गई, बिल्कुल ऐसे। नहीं तो वो भाग जाता। कोई और होता उसकी जगह तो मैं ये समझता हूं कि वो डेड बॉडी नीचे रख के भाग जाता। लेकिन मैंने पहले कहा कि इंसानियत अभी बाकी है, इंसानियत अभी बाकी है। बिल्कुल बाकी। तो उसने वो डेड बॉडी फिर आगे अब बिल्कुल मकाम पर पहुंचाई, घर वालों के हैंड ओवर की। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद क्या करना था अहमद, उसने वो डेड बॉडी उनके घर वालों के हैंड ओवर की। हाँ। और कोई बात नहीं की। हाँ। और वहां से रिटर्न कराची आ गया। उसने उसका काम कर दिया, डेड बॉडी घर वालों तक पहुंचा बिल्कुल दी। ऐसे ही। हो यार, ऑनेस्टली अगर ऐसा मामला अल्लाह न करे कभी हमारे साथ हो, हम तो भाग जाएं। लेकिन ये है कि दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। और ढूंढने ही देर है, दुनिया में आपको वो अच्छे इंसान मिलेंगे। वो नजर चाहिए अहमद, वो नज़र चाहिए। वो नजर चाहिए कि हाँ। जो आपको परख सके, आपको जांच सके। और मैं कहता हूँ कि जब इंसान परेशानी में हो ना, हाँ, तो फिर उसकी मदद करी जाए। वो इतना बेचारा मजबूर और लाचार होता है। ज़रूर। अब आप देखें ना, अब आपको कहीं तकलीफ होती है तो जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तकलीफ में तो आप नोट नहीं करते कि कौन मेरा इलाज कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं, हाँ। तो वो डॉक्टर आपको कितना अच्छा लगने लगता है। क्या बात कि मैं बीमार था और मुझे इस डॉक्टर ने सही कर दिया। बिल्कुल ऐसे। तो शफा देने वाला मौला की जात है, लेकिन एक रेफरेंस होते हैं। एक रेफरेंस होता है। बिल्कुल है। अपना काम ईमानदारी से करना। शाबाश। ऐसे आप ही। अपना काम ईमानदारी से करें और जजा और सजा वो अल्लाह चाहे पाक किसी के भी शोबे से मुंसलिक किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, बिल्कुल। हर अपना आदमी काम अपना काम। दयानतदारी के साथ किया जाए। तो बस मैं ये कहता हूँ कि जजा और सजा अल्लाह पाक देता है। बेशक आप ऐसे। अपना काम ईमानदारी से करें। तो और ये साबित हुई कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं, और जहां अच्छे हैं वहां बुरे भी हैं अहमद। बुरे भी मौजूद हैं। और बुरे वो बहुत बुरे लगते हैं जो रिश्ते के बुरे हो जाते हैं। जो रिश्ते के बुरे हो, जो आपके अपने हैं और वो बुरे हैं। बुरे हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। बहुत बुरे यही इसी पे मैं एक रिश्ते पे आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए, अच्छा। कि मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है, हाँ। परवरदिगार ने ऐसा रिश्ता बना दिया है दुनिया में कि मैं ये समझता हूँ कि इससे क्लोज कोई और रिश्ता है ही नहीं। कोई और रिश्ता नहीं है, और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। एक फैमिली का किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 4 बच्चे हैं। शादी को मैक्सिमम ये समझ लें कि कोई 20-22 साल गुजरे हैं। 20-22 साल ठीक गुजरे है, शादी इस को। असना में 4 बच्चे हुए जो बच्चे समझदार भी हो गए। हाँ जी। लेकिन अब चूंकि हालात हमारे मुल्क के कैसे चल रहे हैं, अब उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई, गुर्बत, अब तंगदस्ती। हर आदमी ये सोच रहा है कि यार कुछ अपना कारोबार कर लूँ। हाँ। तो ऐसे ही सोच को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ ने अपनी बीवी से जिक्र किया हाँ। कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारे वालिदैन इस काबिल होते कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते तो मैं कोई कारोबार कर लेता, या कि मेरे वालिदैन इस काबिल होते कि मैं उनसे कुछ पैसे ले लेता, अपना कारोबार कर लेता। हाँ, कारोबार के लिए पैसे भी तो पैसे चाहिए। तो उसने बीवी पूछती है
कितने पैसों से कारोबार शुरू कर सकते हैं आप? तो मियाँ ने ऐसे ही ये सोच के कि यार इसने क्या करना है, तो उसने उससे कहा कि मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए दरकार होंगे किसी भी कारोबार के लिए। बीवी के मुंह से निकल जाता है कि अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दे देती हूं, लेकिन वो तो गरीब थे, उसके पैसे गरीब थे, हाँ। अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दे देती हूं या इंतजाम कर देती हूं, तो क्या आप कारोबार खोल सकते हैं? तो वो पूरी बॉडी उसकी तरफ घुमा के बोलता है, ये कैसी बात कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए अगर मुझे मिल जाएं, मैं तो बहुत अच्छा सा कारोबार खोल सकता हूं, लेकिन तुम 50 लाख रुपए मुझे कहां से दोगी? तो उसने अपने शौहर से कहा, मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है आपको बताए बगैर। लड़की ने अपना इंश्योरेंस कराया था, करा रखा है कि वो मेरे मरने के बाद वो पैसा, मेरे मरने के बाद वो पैसा मेरे बच्चों के काम आएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में तो जब बीवी मरेगी तब वो पैसा उसके बच्चों को मिलेगा ना? बिल्कुल और ऐसे। फिर उसके मियाँ को तो बिल्कुल। जब तक वो जिंदा है ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो अपने मियाँ को क्या सेटिस्फाई कर रही है बोल के कि आप खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि आप मुझे मार दें। इतना प्यार था दोनों में। इतना प्यार था दोनों में। तो बीवी ने उससे कहा कि आप इसके लिए परेशान ना हो, मेरी कुछ दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के टाइम की, मेडिकल लाइन में, जो आज की टॉप डॉक्टर बन चुकी है। मैं इस सिलसिले में उनसे कुछ पता करती हूँ, कुछ मालूमात करती हूँ, शायद कुछ हल निकल जाए। वो इस काम में उस लड़की का साथ देंगी। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं अपनी दोस्तों से मदद देती हूँ, तो इसके लिए मुझे एक दिन दरकार है। अच्छा। शौहर ने कहा ठीक है भाई, आप मुझे इसका कल जवाब दे दीजिएगा। दिन गुजरा, शौहर दूसरे दिन अपने काम से चला गया, काम से वापस आया। काम से वापस आने के बाद खाने पे बैठे मियां बीवी, बेहतरीन, बच्चे बच्चे सब साथ में। शौहर ने ऐसी रफली पूछ लिया कि भाई वो क्या हुआ तुम्हारे मरने का, मजाक के अंदाज में। तो बीवी ने कहा आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं? उसने बोला ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता। तो कह रही है मैं मरूंगी भी नहीं खुदा ना खास्ता, मैंने मशवरा किया है। उसने बोला क्या पूछा? तो कहने लगी मेरी जो दोस्त हैं जो आज की टॉप डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा इंजेक्शन है कि जिसे आप लगा दें तो कम से कम 6 घंटे आप मुर्दा हालत में रहेंगे। कितने घंटे? 6 घंटे बेहोशी, यानी 6 घंटे बिल्कुल आप बेहोश रहेंगे, यानी लोग आपको मुर्दा ही तस्वुर करेंगे, सक्कत नहीं होगी आप में, हिल भी नहीं सकते। शौहर ने कहा फिर क्या करेंगे? कह रही कुछ नहीं, आप मुझे वे इंजेक्शन लगाएंगे, हाँ, सबको मेरे मरने का बताएंगे, और वो 6 घंटे के पीरियड के अंदर अंदर आप मुझे दफना देंगे। जब आप मुझे दफना देंगे, 6 घंटे गुजरने से पहले आपने मुझे निकालना है, यह मेहरबानी करनी है। जिंदा बेहोशी की हालत में दफनाना है जनाब, और 6 घंटे बाद मुझे प्लान के वापस मुताबिक निकाल। उसका शौहर उसको निकाल लेगा, कब्र वहां से निकालेगा। फिर उस औरत का जिगरा देखें, ऐसा ही हुआ, जितना प्लांटेड था वही हुआ कि शौहर ने इंजेक्शन लगाया, लड़की का मरने का ढोंग किया, उसका कफन दफन हुआ, उसे जाके दफना दिया गया। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, शौहर भी बाहर निकल रहा है। अब चूंकि इंसान है, उसके दिमाग में भी खन्नास, वो ये सोचता हुआ जा रहा है कि जब मैंने इसे दफना दिया, इसके मरने के बाद वो 50 लाख मुझे मिलने वाले हैं, तो फिर इसको निकाल के क्या करेंगे? ओह माय गॉड, शौहर के दिल में ये लालच आया, लालच आ गया कि अब ये कब्र के अंदर चले गई है, गई, और पैसा भी मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा। इंश्योरेंस से, तो अब मैं इसको निकाल के क्या करूंगा? और क्या जब तक मैं नहीं निकालूंगा तो ये खुद भी नहीं निकल सकती। निकल ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं निकल सकती। ये सोचता हुआ वो कब्रिस्तान छोड़ रहा है कि मैं इसको निकालूंगा नहीं, इसे अंदर ही पड़ा रहने दो। फिर 6 घंटे गुजर गए। हाँ, अब जब 6 घंटे गुजर गए, उसका पीरियड पूरा हो गया इंजेक्शन का। हाँ। वो 6 घंटे बाद वो लड़की होश में आ जाती है कब्र में। अब जब कब्र में उसकी आंख खुली तो वो तो बेड पे बेहोश हुई। हाँ, वो कब्र से आवाज लगा रही है कि कोई है, कोई है जो मुझे यहां से बाहर निकाले। वो तो कब्रिस्तान है। तो वो इंजेक्शन का असर खत्म हुआ और वो कब्र से चिल्ला रही है कि मुझे बाहर निकालो। बिल्कुल, आसपास तो कोई भी नहीं होगा कब्रिस्तान में। इत्तेफाक से
इत्तफाक कहो, ये अल्लाह की मेहरबानी कहो कि उस पे मौला मेहरबान था। इत्तफाक से एक गौरकन कब्र को पानी डाल रहा है और उसको आवाज आती है कि किसी कब्र से आवाज आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। अब चूंकि वो गौरकन है, वो दौड़ता हुआ कब्र की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि ये कब्र तो ताजी है, आज की है, इसमें से आवाज आ रही है। तो वो आवाजें तेज तर होती चली गई कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, ये आवाज आई। ये कि मैं जिंदा हूं, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। अब जब ये आवाज आती है तो वो गौरकन मट्टी हटाता है, कब्र खोदता है, कब्र खोदता है, वो लड़की जिंदा बाहर निकलती है। ओह, फिर वो गौरकन ने उसको बाहर निकाल लिया। गौरकन ने बाहर निकाला तो लड़की ने बाहर निकलते ही पहला सवाल उससे जो किया है वो ये है कि मुझे दफनाए हुए कितनी देर हुई। गौरकन उसको टाइम बताता है, वही 6 घंटे 6.5 घंटे पहले का। अच्छा, कि आपको दफनाए हुए अभी तो 6 घंटे गुजरे हैं, बमुश्किल 6.5-7 घंटे हुए हैं, अभी आपको दफना के गए। फिर अब वो लड़की जो ये इंतजार कर रही है कि उसका शौहर आएगा, क्योंकि टाइमिंग थी बंधी हुई कि तुम मुझे निकालोगे, वो कब्रिस्तान में बैठ जाती है अपने शौहर के इंतजार में। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो रात गुजरी, उसका शौहर नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में तो लालच आ चुका है ना? लालच आ चुका था। अब जब नेक्स्ट डे हुआ है, जैसे ही दिन क्रॉस हुआ है, वो लड़की अपने घर जाती है, जिस घर से उसका जनाजा लेके निकले हैं लोग। वो लड़की अपने घर जाती है और सीधा अपने बेडरूम में, जो उसका बेड था वहां, उस हालत में वो बेड पे लेटती है जाके, कफन की हालत में। अब चूंकि शौहर ड्यूटी से वापस घर आया, बच्चे सब वापस घर आए, अब जब शौहर कमरे में दाखिल हुआ है तो उसने देखा कि वो उसकी बीवी जो मर चुकी है उसकी नजर में, वो तो उसके घर में मौजूद है। तो वो शोर करता है ये बोल के लोगों को जमा करने के लिए कि मैं कहूं कि मेरी बीवी जिंदा होने का ढोंग कर रही है और ये एक लाश है। तो शोर करता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे घर में लाश आ गई है, मुझे बचाओ। लड़की कहती है कि बकवास बंद करो, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं। और चूंकि मैं समझ गई हूं तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारी चाल को कि तुमने सारी रात गुजरने दी और मुझे कब्रिस्तान लेने नहीं आए, जबकि मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट थी कि तुम 6 घंटे बाद मुझे निकालोगे। अब आदमी क्या, हाँ ये तो थी, मुझे माफ कर दो। कहती है नहीं, ये इस बात का अजाला नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज सारा कुछ जाके पुलिस में ये बताऊंगी कि ये सब ढोंग था, ये मेरे मियां का ढोंग था, ये मेरे मियां का प्लान था। अगर तुम अपने वक्त पे आ जाते और मुझे ले जाते तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। चूंकि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसने लालच किया, अब तुम्हारी जिंदगी कुछ और होगी। ये है लालच। हो शेख साहब, कहाँ से निकाल कर लाते हैं आप ऐसी कहानियाँ। और इससे सीखने को ये मिला कि इंसान लालच ना करे ना, क्योंकि गलती तो उस लड़की ने भी की थी कि बिल्कुल की, उसने ये क्राइम किया था, उसने बिल्कुल किया, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए। लेकिन ये है कि क्राइम ना करे आदमी, थोड़ा सब्र कर ले जिंदगी में। उसकी भी ये समझ में आ गया कि अगर ये मुझे नहीं निकालता तो, अगर गौरकन नहीं निकालता तो मुझे तो मर ही जाना था, मुझे तो मर ही जाना था, मैं तो अंदर मर ही जाती। जो मेरी नकली कब्र थी, हाँ, मेरी असली कब्र में तब्दील हो जाती। ये था। तो ये कि उस लड़की को भी सीखने का सबक मिला, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लालची शौहर को भी सीखने का सबक मिला। तो यकीनन आपको और मुझे भी सीखने का सबक मिला। तो मैं वाकई थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ। अरे बहुत, यही बहुत है कि आपको महसूस हुआ कि कुछ था। तो ये है कि आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और मज़ीद कहानियाँ शेख साहब से सुननी है, लेकिन थोड़ा गैप लेके। अभी ये वाला डर तो निकल जाए, हाँ, फिर नया वाला डर बनेगा। और मैं हमेशा शुरू में कहता हूँ कि मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन शेख साहब की कहानियाँ इतनी डरावनी होती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अकेले घर में रहता हूँ,
तो ये है कि अब मुझे डर लगने लगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे है मौला ना? करीम। लेकिन ये है कि बस शेख साहब